आज के इस डेमोस्ट्रेशन वीडियो में हम लोग स्वाइंग प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे। जाप को कैसे होल्ड किया जाता है, हेक्सा को कैसे होल्ड किया जाता है, स्वाइंग करते समय किस पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, इस बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। हेक्सा एक प्रमुख औजार है जिसका प्रयोग धातु काटने के लिए किया जाता है। हेक्सा द्वारा धातु काटने की प्रक्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। हेक्सा का उपयोग करते समय कुछ बातें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जिस मटेरियल को कटिंग करना है उस मटेरियल के हिसाब से हेक्सा ब्लेड का चयन करना चाहिए। मोटे जाप के लिए कोर्स पिच ब्लेड का उपयोग और पतले जाप के लिए फाइन पिच ब्लेड का उपयोग करना चाहिए। हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते समय एक बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जिस सतह को काटना है उस सतह पर हेक्सा ब्लेड के कम से कम 2 या 3 दांते का संपर्क में आना बेहद जरूरी है। सर, मटेरियल कटिंग करते वक्त हेक्सा ब्लेड का चुनाव करने में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए? हेक्सा ब्लेड का चुनाव मटेरियल के हिसाब से करना होगा। दूसरी बात, ग्रेड ऑफ ब्लेड, इसमें 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm और 0.8 mm पिच वाले जो ब्लेड होते हैं उसके हिसाब से आपको चुनाव करना पड़ेगा। तीसरी बात जो है वो ब्लेड का मटेरियल, इसमें हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और लो एलॉय स्टील से ब्लेड बनाई जाती है, उसके हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा। चौथी जो बात है वो टाइप्स ऑफ ब्लेड, इसमें ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड, फ्लेक्सिबल सेंटर ब्लेड और स्प्रिंग बैक ब्लेड, इसके हिसाब से आपको चुनाव करना पड़ेगा। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड इस तरह से बांधना चाहिए कि ब्लेड के टीथ का झुकाव आगे की ओर अर्थात विग नट की ओर होना चाहिए। सर, हेक्सा ब्लेड के दांतों का झुकाव हैंडल की तरफ रहने से स्वाइंग में क्या फर्क पड़ता है? मटेरियल कटिंग सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है, बैकवर्ड स्ट्रोक में नहीं होती। इसके कारण जब हेक्सा को झटका लग जाएगा तब ब्लेड टूटने का चांस होता है। हेक्सा ब्लेड का तनाव हाथ से चेक करना चाहिए। इसमें एक बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लेड ज़्यादा ढीला ना हो और ज़्यादा टाइट ना हो। सर, ब्लेड को अधिक कसने से और अधिक ढीला रखने से स्वाइंग में क्या परिणाम होता है? ब्लेड ज़्यादा टाइट करने से ब्लेड के पिन होल या पिन टूटने के चांस होते हैं। ज़्यादा टाइट करने से जब हम स्वाइंग करेंगे तब झटका लगने से ब्लेड टूट सकती है और अधिक ढीला रखने से ब्लेड पिन होल से बाहर आ सकती है या फिर जब स्वाइंग करते हैं तब बीच में ही मोड़ने का एक चांस होता है और ब्लेड टूट सकती है। जाप को वाइस में अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। जाप को बांधते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस लाइन को काटना है वह लाइन जा से लगभग 6 mm दूर होना चाहिए। आपको इस तरह से 6 mm दूर रख के जाप को वाइस में बांधना है। सर, जॉ से कटिंग लाइन को 6 mm से कम और बहुत दूर रखने से स्वाइंग पर क्या असर पड़ जाता है? जॉ से कटिंग लाइन 6 mm कम रखने से हाथ और फ्रेम दोनों वाइस जॉ को टकरा सकते हैं। इस तरह से आपके टकरा सकते हैं। और अधिक दूर रखने से स्वाइंग करते समय प्रेशर और ताकत दोनों अप्लाई होते हैं। उस वक्त जाप तिरछा हो सकता है और हमारा कट भी तिरछा हो जाएगा। जाप पर जिस स्थान से कट शुरू करना हो उस स्थान पर ट्रायंगुलर फाइल से वी आकार का कट लगा देना चाहिए। इस तरह से वी आकार का कट ट्रायंगुलर फाइल से लगा देना चाहिए या ब्लेड को अंगूठे का सहारा देकर कट शुरू करना चाहिए। इस तरह से आपको सहारा देकर कट शुरू करना चाहिए। सर, स्वाइंग शुरू करने से पहले वी कट लगाने का क्या तात्पर्य है? स्वाइंग करते समय दोनों हाथ से फ्रेम को पकड़ना होता है और प्रेशर और ताकत लगाने से स्वाइंग कट की जगह बदल सकती है। इस तरह से आपकी बदल सकती है। इसलिए स्वाइंग करते समय सही जगह पर कटिंग क्रिया होनी चाहिए। इसलिए ब्लेड को गाइड करने के लिए वी कट लगाया जाता है। कार्य आरंभ करते समय सही स्थिति में वाइस के सामने खड़ा होना चाहिए। खड़े होते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि
जिस स्थान से कटिंग शुरू करना हो वह स्थान और दोनों पैरों के बीच 45 का कोण ऊपर से दिखना चाहिए। कार्यक्रिया शुरू करने से पहले हैक्सा को कटिंग स्थान पर ब्लेड रखनी चाहिए और हैक्सा के हैंडल को पकड़ने के बाद हाथ की कोहनी का जो कोण होता है, ये वाला कोण, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। यही आपकी सही पोजीशन है। हैक्सा के हैंडल को हमेशा राइट हैंड से पकड़ना चाहिए और लेफ्ट हैंड को विंग नट के वाला जो हिस्सा होता है फ्रेम का, उस तरफ पकड़ना चाहिए। कार्य एक स्थान से शुरू करने के बाद दूसरे स्थान पर इस तरह हैक्सा ब्लेड को चलाना है। सर, कटिंग स्थान और दो पैरों के बीच 45 डिग्री से कम या ज़्यादा का एंगल बना के खड़े रहे तो स्वयं पे क्या परिणाम पड़ता है? 45 डिग्री से कम या ज़्यादा एंगल रहने से हमारा जो कटिंग एरिया है उसमें एक अलग कोण तैयार हो जाएगा। उसकी वजह से आपका कट तिरछा हो सकता है। यह समस्या दूर करने के लिए आपको हमेशा 45 डिग्री में ही आपके दोनों पैर आने चाहिए। कटिंग सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है। जब हैक्सा को हम आगे पुश करते हैं उस समय कटिंग होती है, इसीलिए प्रेशर और ताकत सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगानी चाहिए। बैकवर्ड स्ट्रोक के वक्त प्रेशर और ताकत दोनों हटा देना चाहिए। सर, बैकवर्ड स्ट्रोक के वक्त सांस से दबाव नहीं हटा तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? कटिंग सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है, बैकवर्ड स्ट्रोक में नहीं। इसीलिए बैकवर्ड स्ट्रोक के वक्त प्रेशर और ताकत दोनों हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटाया तो हमारे टीथ झिक जाएंगे और उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। हैक्सा ब्लेड से काटते समय ब्लेड का पूरी लंबाई में प्रयोग करना चाहिए। यदि कट समाप्त होने वाला हो तो उस वक्त प्रेशर और दबाव दोनों कम कर देना चाहिए। स्ट्रोक की जो संख्या होती है 40 से 50 प्रति मिनट होनी चाहिए। स्वाइंग करते समय आपको बीच बीच में कूलेंट का उपयोग करना चाहिए। सर, स्वाइंग करते समय हैक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई का प्रयोग नहीं करने से और कूलेंट का प्रयोग नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है? ब्लेड की पूरी लंबाई का उपयोग ना करके अगर हम कुछ ही हिस्से का प्रयोग करते हैं तो वही के टीथ झिक जाएंगे और बाकी के टीथ जैसे के वैसे रहेंगे। जब हम पूरी लंबाई में ब्लेड का उपयोग करना चाहेंगे तब ब्लेड झटका देगी और टूट जाएगी और ब्लेड की उम्र कम हो जाएगी। ब्लेड की लाइफ बढ़ाने के लिए हमें पूरी लंबाई में उसका प्रयोग करना चाहिए। जब हम कटिंग करते हैं तब जाब और ब्लेड के बीच घर्षण हो जाता है, उसके कारण जाब गर्म हो जाता है। गर्म होने से ब्लेड की हार्डनिंग और टेम्परिंग पर असर पड़ जाता है और बाद में ब्लेड काम करना बंद कर देगी। इससे बचाव करने के लिए आपको कूलेंट का बीच में उपयोग करना चाहिए। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई जानकारी हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।